ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसी चैप्टर में जब तीनों एलिमेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों एलिमेंट को अपन सीरीज में लगा देते हैं तो क्या होता है पोटेंशियल और करंट का रिलेशन, ये पढ़ा था। तो आज अपन को वहीं से थोड़ा सा शॉर्ट में रिकैप करके स्टार्ट करते हैं, है ना। बिगिनर बॉक्स 1 आपको दे दिया था, BB2 भी बोला था मैंने करने का, यस। तो पहले तो मैं लास्ट क्लास में जो चीज चल रही थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, पहले तो उसे कंप्लीट करते हैं, फिर अपना डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, अगर तीनों को एक सर्किट में एसी पोटेंशियल के साथ में सीरीज में लगा देता हूं तो यहाँ पे करंट भी साइनसोइडली आता है, पोटेंशियल और करंट दोनों ही साइनसोइडल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है सर्किट में उसकी इक्वेशन मैंने एज्यूम करी थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सॉल्व करके पोटेंशियल की इक्वेशन को जैसे आ गई थी उसकी पीक वैल्यू वी नॉट विद साइन ओमेगा टी प्लस वो फेज में आगे था, पोटेंशियल यहाँ फेज में आगे होता है। अब इनकी पीक वैल्यू का जो रेशो आता है जिसको अपन रेजिस्टेंस की जैसी चीज मानते थे उसको हमने यहाँ नाम दिया था इंपिडेंस, जिसको हमने Z से रिप्रेजेंट करा था। और इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव इंपिडेंस इन तीनों एलिमेंट को मिलाकर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट में दिखता है वो आता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, वेयर एक्सएल इज ओमेगा इनटू एल इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, XC is 1 by omega C is the reactance of the capacitor, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है और जो इंडक्टर और कैपेसिटर के रिएक्टेंसेस है इनके स्क्वायर का सम होके फिर रिजल्टेंट आया है। मतलब कि ना ये दोनों की डायरेक्शन कुछ परपेंडिकुलर टाइप थी, ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे रेजिस्टेंस की डायरेक्शन से, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम जैसा आपको रिलेशन दिख रहा है ना, ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर अपन ने Z के बारे में, Z के अलावा अपन ने फाई भी निकाला था, फेज डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल और करंट का फेज डिफरेंस हमने निकाला था, इट वाज tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R, है ना। ये सब फाइंड करने का मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था आपको फेजर से, फेजर से भी हम इनको समझ सकते थे। तो फेजर से हमने क्या समझा था कि सर्किट में तीनों में करंट तो सेम ही है, तो करंट का तो कॉमन फेजर होगा, लेकिन जो रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप है वो करंट के फेज में होगा, जो कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप और इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप है वो 90-90 फेज डिफरेंस पे होंगे। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ इंडक्टर वो करंट से आगे होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर वो करंट से पीछे होगा। और ये सब मैंने पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस लिखी है, पीक वैल्यू आप इनको आरएमएस में मान सकते हो, जो पीक का रिलेशन आता है वैसे आरएमएस में आता है, पीक और आरएमएस में बस √2 का फर्क होता है ना। तो आप इनको आरएमएस भी लिख सकते हो। अब ये जो तीन वेक्टर बने पोटेंशियल्स के, तो ये इनकी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल्स को शो कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल्स को ऐड करके हम रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मतलब इन तीन वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट फेजर निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशन करा था तो VL और VC का डिफरेंस और फिर उसके साथ इस VR का एडिशन और नेट पोटेंशियल ऐसा आ गया था और उसको कुछ फेज डिफरेंस आ गया था। तो ये जो पोटेंशियल था दैट वाज VL नॉट माइनस VC नॉट, उसमें VR का रिजल्टेंट होके फिर हमारे पास रिजल्टेंट आया था। तुमको यहाँ से ये चीज भी समझ में आ रही है कि जो पीक वैल्यूज है कैपेसिटर और इंडक्टर के पोटेंशियल की, उनका डिफरेंस लिया है अपन ने। जो पीक वैल्यू है इंडक्टर की और जो पीक वैल्यू है कैपेसिटर की, इनके पोटेंशियल का डिफरेंस लिया है, और इसका स्क्वायर प्लस रजिस्टर के पोटेंशियल का स्क्वायर इसका रूट, यह है नेट पोटेंशियल की पीक वैल्यू, ठीक है। तो पीक वोल्टेजेस में कुछ ऐसा रिलेशन है, रिजल्टेंट पीक वोल्टेज निकालने के लिए रजिस्टर के पोटेंशियल की पीक वैल्यू का स्क्वायर और इंडक्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज की पीक वैल्यू को डिफरेंस लेके निकाला है अपन ने। जो पीक का रिलेशन होता है वो आरएमएस का भी होता है, तो आप चाहो तो नॉट हटा के आरएमएस भी लिख सकते हो, ये सब आरएमएस वोल्टेजेस का भी रिलेशन निकाल सकते हो आप। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, यस, ठीक है। और बाकी फिर इस फेजर डायग्राम से हमको फेज डिफरेंस भी बहुत आसानी से दिख रहा है ना, वो एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर क्यों आ रहा है उनको यहाँ से समझ में आ रहा है। चलो तो ये सब पढ़ चुके थे अपन, मैंने शॉर्ट में एक बार बताया है। क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे अपन कुछ भी। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो
मान लो हमने एक LCR सर्किट बनाया है। द रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 4 ohm, the reactance of this circuit is 6 ohm, the capacitance of this circuit, capacitive reactance of this circuit is 1 ohm, है ना। जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमने चीजों को रखा है उससे ये रिलेशन बन रहा है, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे चीजों को रखा है उससे ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको कि मैंने वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू लगाई थी वो है 200 वोल्ट। तो बताओ सर्किट में पहली चीज तो करंट आरएमएस में क्या है, आरएमएस करंट बताओ, सर्किट में आरएमएस करंट क्या है बताइए। जो मैंने पोटेंशियल लगाया है उसकी मैंने आरएमएस वैल्यू दे दी आपको, और तीनों एलिमेंट्स के मैंने रिएक्टेंस दे दिए है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे दिया है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस दे दिए है। तो आरएमएस करंट पूछिए। चलो गोपाल का आंसर आया और आकाश का आया, ठीक है देखते। थोड़ा डाटा मैं अच्छा देने की कोशिश करते करते गलत दे दिया, वो एक्सी 3 ओम देता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है अब जो दे दिया वो ठीक है। ओके, तो काफी बच्चों के अब जवाब आ रहे हैं मेरे पास। सर्किट का आरएमएस करंट, आरएमएस कैसे निकालेंगे अपन भाई, हमें आरएमएस पोटेंशियल पता है और हमें आरएमएस करंट और आरएमएस पोटेंशियल का रिलेशन पता है, ये रिलेशन होता है। ये चाहे पीक वैल्यू ले लो या आरएमएस का रेशो ले लो, एक ही रेशो आता है। वी आरएमएस और आई आरएमएस का रेशो भी तो यही आता है, ठीक है, जेड ही आता है। तो सर्किट का जेड निकाल लो सबसे पहले, तो इसको सॉल्व करने के लिए सर्किट का जेड फाइंड कर लो। इंपेडेंस निकाल लो, तो आ जाएगा √4 प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये हो रहा है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 60, तो √25 प्लस 16 है ना। तो कितना हो रहा है 41 √41। बस ये जेड आ गया तो v बाय जेड कर दो तो करंट आ जाएगा, करंट की आरएमएस वैल्यू तो आ गया 200 बाय √41। कितना आसान था, ठीक है। चलो ये सबसे पहले तो आरएमएस करंट निकाला। सेकेंड चीज, अगर मैं एक वोल्ट मीटर रजिस्टर के अक्रॉस लगा दूं तो उसकी रीडिंग क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रजिस्टर की रीडिंग क्या आएगी बताओ। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस, हाँ करो सेकेंड पार्ट। अगर रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो उसकी रीडिंग क्या आएगी। चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। अब हमें रजिस्टर से फ्लो करने वाला आरएमएस करंट तो पता है, वो तो तीनों में सेम है। और रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था उसके करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू आई आर, है ना। और रजिस्टर का आरएमएस करंट पता है, इनटू रेजिस्टेंस कर दो तो आरएमएस पोटेंशियल मिल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट्स क्या रीड करते हैं एसी में, आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। सो पोटेंशियोमीटर या वोल्ट जो भी वोल्ट मीटर लगाया रजिस्टर के अक्रॉस उसकी रीडिंग होना चाहिए रेजिस्टेंस में जो भी आरएमएस पोटेंशियल होगा। और आरएमएस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जो भी उसमें आरएमएस करंट है इनटू उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बस वो रेजिस्टेंस कितना 4 ओम मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 800 बाय √41 ये आ जाएगा आंसर वोल्ट, सिंपल। तो क्या बाकी दोनों का भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, बता सकते हो क्या, इन दोनों का भी मुझे वीआरएमएस बता सकते हो क्या, इन दोनों का भी वीआरएमएस बता सकते हो क्या, बताइए। यस हाँ बिल्कुल सही बता सकते, सेम तरीके से बता सकते। बस आई आरएमएस इनटू एक्सेल कर दोगे, एक्सेल करोगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक्सी करोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन, अब मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का कंबाइंड, तो इसकी रीडिंग क्या होगी बताओ।
क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस एल एंड सी। एल और सी को मिलाकर मैंने फिर उनके अक्रॉस एक है ना पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। अब इसकी रीडिंग क्या होगी? चलो वेदांत गलत जवाब। गगनदीप ठीक है, देखते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट फेज में होता है। तो इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल जब निकालोगे तो उसका फेजर देखो ये रहा फेजर, इनके रिजल्टेंट पोटेंशियल का फेजर ये रहा, है ना। इसका मतलब मैं इसको √2 से डिवाइड करूं तो आरएमएस मिल जाएगा मुझको। तो हमें फेजर की रिलेशन से समझ में आ रहा है कि ये रीडिंग होना चाहिए वी आरएमएस ऑफ इंडक्टर माइनस वी आरएमएस ऑफ कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली अपोजिट फेज में होता है, तो उनका बस डिफरेंस ले लोगे तो उनका रिजल्टेंट फेजर मिलेगा। और रिजल्टेंट फेजर की जो पीक वैल्यू है बाय √2 तो आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस मतलब इन दोनों को √2 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, ये होना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, अब करंट तो दोनों में सेम है, करंट कॉमन ले लो, तो आई आरएमएस को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर होना चाहिए एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल माइनस एक्ससी इज 5, तो आई आरएमएस इंटू 5 करोगे तो 1000 बाय √41, ये होना चाहिए आंसर वोल्ट। बोलो समझ में आ रहा है क्या ये? सर एसी में कैपेसिटर पर प्लस माइनस आएगा या अपन कुछ नहीं देख पाएंगे इतना जल्दी? हम आरएमएस देखते हैं बेटा, हम कुछ नहीं देखते, एसी में सिर्फ आरएमएस दिखता है अपन को, प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं दिखता एसी में हमको। ठीक है, जो भी पोटेंशियोमीटर वगैरह की रीडिंग आती है इट्स ऑल आरएमएस। तो ये अच्छे से क्लियर है सबको? केवीएल से क्यों नहीं कर सकते? वेदांत पूछ रहा है केवीएल से क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये जो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला था ना, दिस वाज आरएमएस, ये हमने आरएमएस निकाला था, रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर अक्रॉस रजिस्टर वोल्टमीटर अक्रॉस रजिस्टर, दिस वाज द आरएमएस वैल्यू। तो टोटल पोटेंशियल के आरएमएस वैल्यू और इसके आरएमएस वैल्यू और इनके आरएमएस वैल्यू का रिलेशन सीधा सीधा नहीं था। आरएमएस वैल्यू का रिलेशन देखो ऐसा था, दिस वाज नॉट अ स्ट्रेट अवे, कोई सीधा सीधा रिलेशन थोड़ी आया था आरएमएस का। समझ में आ रहा है ये? रिजल्टेंट पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू और हर एलिमेंट के आरएमएस पोटेंशियल की वैल्यू का रिलेशन बहुत अलग सा था। ठीक है, एक केवीएल जैसा रिलेशन नहीं था, तो इसलिए केवीएल यूज नहीं कर सकते आप। चलो वेदांत तो क्लियर है, वेरी गुड, ये निकाल लिया आपने थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, अब मैंने एक पोटेंशियोमीटर है ना, वो सॉरी वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया इस तरह से, एल और रजिस्टर के अक्रॉस मिलाकर, इसकी रीडिंग क्या होगी? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर। अब इसकी रीडिंग क्या होना चाहिए बताओ? रजिस्टर और इंडक्टर के कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस को अपन मेजर कर रहे हैं, तो इसकी रीडिंग क्या आना चाहिए? चलो बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सोहम का आया है, ठीक है सोहम देखते हैं। गोपाल का डन, सोहम ठीक है, देखते हैं अब। चलो काफी बच्चे अब सही से दिमाग लगा रहे हैं, बहुत बच्चों का आंसर सही दिख रहा है, हमें गलत है। रजिस्टर और इंडक्टर, रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे होता है। रजिस्टर और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल जो आएगा वो बीच में सही आएगा, और उसकी आरएमएस वैल्यू पूछिए, मतलब इन दोनों के आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर का सम का रूट, है ना। ये जो
आना चाहिए आरएमएस पोटेंशियल। यहाँ पे जो अपन मेजर करेंगे वो आएगा इसके आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसके आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर का सम का रूट। तो उसमें से करंट तो कॉमन है, करंट को चाहे तो कॉमन ले लो, ये जो फोर्थ का आंसर है मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, करंट तो कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा रिलेशन हमारे पास। करंट की वैल्यू 200 बाय रूट 41 थी और रिजल्टेंट ये दोनों का कितना आ जाएगा, रूट 16 प्लस 36। लिख देना कितना आ रहा है, 36 प्लस 10 46 प्लस 6 46 प्लस 6 52 रूट 52। ठीक, चलो क्या ये आया क्या लास्ट पार्ट? सर इसको इम्पिडेंस में एक्सी हटाकर भी बना सकते हैं। यस यस सोहम बिल्कुल सही। इम्पिडेंस इन दोनों का कंबाइन इम्पिडेंस निकाल दो, बिल्कुल सही, इन दोनों का कंबाइन इम्पिडेंस निकाल दो, है ना। इन दोनों का कंबाइन इफेक्टिव इम्पिडेंस जो होगा वो इम्पिडेंस इनटू करंट, ये भी आंसर है, वही लिखा है बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन करा अभी अपन, है ना, अभी तो और भी करेंगे। ये क्वेश्चन 100% क्लियर सबको? ओके, तो मैं सब हटा रहा हूं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो हाँ, अब मैं ना तीनों एलिमेंट के बदले केवल दो ही एलिमेंट दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो दो ही एलिमेंट रहते हैं, जैसे एल और आर दे दिया यहाँ पे। देखो मान लो मैंने रेजिस्टेंस दे दिया था आपको 5 ओम, इम्पिडेंस जो इंडक्टर का इंडक्टेंस था वो 1 हेनरी, और एक एसी पोटेंशियल लगाया। ठीक है, एसी पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू जो थी वो 20 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे दी थी मैंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो 5 रेडियन पर सेकेंड, ये दे दी। अच्छा, मुझे हमेशा आरएमएस बोलने की जरूरत नहीं है। एसी में अंडरस्टूड है, मैंने बोला कि 20 वोल्ट का सोर्स लगाया, इसका मतलब वो आरएमएस ही है। एसी में आरएमएस को स्पेसिफाई बार बार नहीं करा जाएगा। मैंने बोला कि 20 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, तो ये अंडरस्टूड होता है कि आरएमएस है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 20 वोल्ट लिखा है, ये अंडरस्टूड है कि वो आरएमएस ही है। चलो तो देखो ये मैंने क्या दिया है, ये सर्किट मैंने बना दिया है। अब पहली चीज पूछ रहा हूँ, सर्किट में आरएमएस करंट क्या है। पहले चीज इंपेडेंस पूछ लेते हैं, Z ऑफ सर्किट। सेकेंड थिंग आरएमएस करंट इन सर्किट। तीसरी चीज अलग अलग एलिमेंट का आरएमएस पोटेंशियल। आरएमएस हमेशा बोलने की जरूरत नहीं होती है ना, आरएमएस नहीं बोला तो भी आरएमएस ही समझते हैं। करो ट्राई। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछ रहा हूं मैं, फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इन सर्किट। ये करो, फिर अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूँ यहाँ। तो एक क्वेश्चन और लिखा है। यस अंशुल बिल्कुल सही। ईशान गलत है। सबसे पहले सर्किट का Z पूछा है, इम्पिडेंस, है ना, Z। तो एक्सएल ढूंढना पड़ेगा। एक्सएल कितना होगा, होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा देखो 5 दिया है, एल 1 दिया है, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 आएगा, ये 5 ओम से आएगा। फिर दोनों 5 5 है, तो Z हो जाएगा रूट ओवर
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट लेंगे तो 5√2, जेड तो आ गया 5√2 पहले से। ये क्लियर है क्या? अच्छे से चेक कर लो। ओके ठीक है। अब सर्किट में करंट वो होता है V बाय Z, 20/5√2, तो 20/5 विच इज 4/√2, तो 2√2। रजिस्टर और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स आरएमएस से निकालना है, तो रजिस्टर का हो जाएगा I इंटू आर 10√2, इंडक्टर का हो जाएगा I इंटू एक्सएल विच इज अगेन गोइंग टू बी 10√2। ठीक है। अब ये बताओ कि 10√2 प्लस 10√2, ये तो 20√2 हो रहा है, पर यहाँ तो 20 वोल्ट ही दिया था, कुछ गलती हो रही क्या? बताओ। ये 10√2 और 10√2 इसका सम 20 कैसे हो रहा है? कुछ गलती है क्या? फेज डिफरेंस 90 है, यस है ना। तो इनको डायरेक्ट थोड़ी जोड़ सकता मैं, जो रजिस्टर का पोटेंशियल होता है और जो इंडक्टर का पोटेंशियल होते हैं वो 90 डिग्री फेज पे होते हैं, इन्हें मैं डायरेक्ट थोड़ी जोड़ सकता हूँ। मैं केवल जैसा थोड़ी कर सकता यहाँ पर कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आरएमएस है वो जोड़ के नेट आरएमएस मिलेगा। आरएमएस में ऐसा रिलेशन आता ही नहीं, आरएमएस में तो अलग रिलेशन आता है। क्या आता है? जो नेट पोटेंशियल है उसकी आरएमएस वैल्यू वो होगी रूट ओवर रजिस्टर के पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस इंडक्टर के पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू उसका स्क्वायर। तो देखो वैसे सेट हो रहा है बिल्कुल सही। अगर इन दोनों के स्क्वायर्स का सम करके फिर रूट लोगे तो 20 ही आएगा। ठीक है। यस, वेक्टर सम होगा यहाँ पे, एल्जेब्रिक थोड़ी होगा, है ना, बिकॉज ये अलग अलग फेज में होते हैं। चलो अब लास्ट पार्ट मैंने पूछा था फेज डिफरेंस क्या है बिटवीन वी एंड आई, फेज डिफरेंस क्या होगा? तो 45 डिग्री आना चाहिए। हमने पढ़ा था फेज डिफरेंस का रिलेशन, वो होता था एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। एक्ससी तो है नहीं यहाँ पर, तो एक्ससी वाला टर्म ही हटा दो, और एक्सएल और आर दोनों की दोनों सेम है। ये देखो 5 तो 1 हो गया, इसका मतलब फेज डिफरेंस 45। तो अगर मैं तुम्हें पोटेंशियल की इक्वेशन दे दूं तो मुझे करंट की लिख के बता सकते हो क्या? मान लो मैंने पोटेंशियल का बोल दिया कि इनिशियल फेज 0 है, इनिशियल फेज ऑफ V इज 0। ठीक है, तो मुझे करंट की इक्वेशन लिख के बताओ। बताओ इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी, बताओ। टाइम के साथ करंट की इक्वेशन क्या होगी, बताओ। इनिशियल फेज ऑफ पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल t इक्वल टू 0 पर 0 था, तो करंट की इक्वेशन लिख के बताओ। सोहम का आया है, सोहम जल्दबाजी करी आपने। अधिकतर बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, गलत। एक भी सही आंसर नहीं आया अभी। सम्यक, यस, अब सही है। सम्यक का 1 मिनट नहीं, सम्यक आपका भी गलत, जल्दबाजी में आपने भी गलत, छोटी सी गलती करी सम्यक, बहुत छोटी सी गलती करी यार। सर्वेश ऐसे वैल्यू डालो चीजों की, और गलत है आंसर। यस बिल्कुल सही गोपाल। माधव गलत। अथर्व जैन बिल्कुल सही, अथर्व का सही आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। वो सम्यक का भी अब आ गया सही, बिल्कुल सही है ना। देखो सबसे पहले करंट की इक्वेशन लिखने में करंट की पीक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आरएमएस से थोड़ी लिखते हैं अपन इक्वेशन, इक्वेशन तो पीक से लिखते हैं। तो करंट की आरएमएस वैल्यू थी 2√2, पीक वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू √2 कर दो तो 4, फिर साइन ओमेगा दिया है 5 टी प्लस, अब अगर पोटेंशियल इनिशियल फेज 0 है तो करंट का इनिशियल फेज क्या दिखाएंगे? एलआर सर्किट में पोटेंशियल आगे करंट पीछे होता है। एलआर सर्किट में याद करो, हमने इंडक्टर में पढ़ा था, इंडक्टर 90 डिग्री फेज में आगे रहता है पोटेंशियल,
और रजिस्टर का पोटेंशियल करंट के फेज में होता है, दोनों का रिजल्ट आगे आएगा ना। ये फेज डिफरेंस पॉजिटिव था ना, तो पोटेंशियल आगे है फेज में, तो करंट पीछे होगा, या -π/4 दिखाना चाहिए। कई बच्चों ने यहाँ +π/4 लिख दिया, तो उनकी यहाँ गलती होगी प्लस के चक्कर में, समझे? हाँ चलो, शांतनु का भी सही आया था, ठीक है। अब क्लियर सबको? एक तो करंट की पीक वैल्यू सही लिखना है, दूसरी चीज जो फेज होता है ना, वो मैंने पोटेंशियल आगे था करंट पीछे था, ये फेज डिफरेंस में फेज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू करंट था। तो अगर पोटेंशियल इनिशियल 0 पर है तो करंट -π/4 में होगा। चलो, काफी बच्चों का बस फेज में गलती हुई इसकी। ओके, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। अब आर दे दिया है, एक्सटी डायरेक्टली दे दिया मैंने, कितना है 20 ओम होना चाहिए ये ओम। 100 वोल्ट लगाया मैंने पोटेंशियल, करंट और फेज डिफरेंस पूछ लिया। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो पुराना क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलो करो जल्दी से। बच्चे मुझसे से पूछ रहे हैं इसमें ओमेगा क्या है। ओमेगा की जरूरत ही नहीं बच्चों, इसमें ओमेगा की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो आपको डायरेक्ट एक्सी दे दिया ना, 20 ओम दे दिया देखो डायरेक्टली, तो ओमेगा की जरूरत ही नहीं है। बस आपको करंट चाहिए, तो करंट हो जाएगा V/Z, है ना, रेजिस्टेंस के जैसे Z लिख दो। V 100 वोल्ट दिया है, Z कितना होगा √R² प्लस XL - XC। अब XL तो है ही नहीं, तो XC का स्क्वायर कर दो बस, ठीक है। नीचे से 10 कॉमन आ गया, अंदर बचा √1 + 2 का स्क्वायर 4 √5, तो यहाँ के मेरे पास 10/√5, 10/√5 मतलब √2 एम्पियर का करंट आएगा। देख लो मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। 20 का स्क्वायर करेंगे 4 ही रहेगा, 10 कॉमन लेंगे 2, 4 + 1 5, तो 10/√5 इट्स गोइंग टू बी √5, है ना, सही है ये 2√5 आएगा, एक 0 0 कैंसिल, 10/√5। अच्छा हाँ सॉरी 2√5 आएगा, सॉरी जल्दबाजी में मैंने, मुझे √10 पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा था, √10/√5 कर दिया, तो यस 2√5 आ गया करंट। अब फेज डिफरेंस भी पूछा है, तो 10φ याद करो क्या होता था, XL - XC/R। XL तो 0 है, XC इज 20, R इज 10, -2 आ रहा है, -2 मतलब फेज डिफरेंस किसका कौन आगे होगा, पहले इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, अब यहाँ पे कैपेसिटर में पोटेंशियल पीछे होगा, तो V is lagging behind by current, कितने फेज से, बाय फेज इक्वल टू tan इनवर्स 2, इतने फेज से पोटेंशियल पीछे है करंट से, कैपेसिटर पोटेंशियल को पीछे भेज देता है करंट से, तो पोटेंशियल पीछे चला गया। चलो
अब वेदांत बोल रहा है साइन ओमेगा टी कैसे लिखेंगे ओमेगा के बिना, तो मैंने पूछा ही नहीं यार साइन ओमेगा टी, तो मैंने तो सर्किट का करंट पूछा है, कुछ कहते नहीं तो आरएमएस ही पूछा है मैंने। ठीक है, यस ये आरएमएस होगा, बिल्कुल सही। चलो, है ना। तो जब तक मैं बोलूं नहीं टाइम के साथ इक्वेशन, तो आपको टाइम के साथ इक्वेशन नहीं सोचना है। आपको आई बोला है, सिंपली इसका मतलब आरएमएस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 वोल्ट लगाया था, रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट आ रहा है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये सब पूछा है, करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो, गगनदीप का आ रहा है आंसर, ठीक है, वीएल का आंसर आया है, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सम्यक का भी आ गया। ओके, तो सबसे पहले वीएल, वीएल कैसे निकालेंगे? जो टोटल पोटेंशियल होता है, अब आरएमएस ही है, आपको और कुछ बोला नहीं तो अपन आरएमएस ही मानेंगे, ये होगा रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये कैसे निकालेंगे? रूट ओवर टोटल पोटेंशियल का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जैसा लगा देंगे अपन, तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। 3 4 5 का जो ट्राइंगल होता है उसके डाटा है, तो ये आना चाहिए। अब ये अगर 80 है और ये 60 था, तो यहाँ देखो करंट तो सेम था, दोनों में आरएफ दोनों सीरीज में है, तो करंट तो सेम होना चाहिए, करंट सेम, तो इनके पोटेंशियल्स का रेशियो जो होना चाहिए वो एक्सएल बाय आर तो होना चाहिए। 80/60 ये लिखोगे आप, आई तो दोनों में सेम है, आई इंटू एक्सएल अपॉन आई इंटू आर, आई तो सेम, तो एक्सएल बाय आर। अब आर हमारे पास अगर 3 है, तो एक्सएल आगे देखो 4, एक्सएल की वैल्यू मिल गई, ठीक है 4 ओम। अब एक्सएल आ गया तो पेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? पेज डिफरेंस डिवाइड के बीच में tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, है ना। तो कितना आ गया ये? 53 डिग्री, 53 डिग्री आगे है वोल्टेज, और पूछा है आरएमएस करंट, तो तुम्हें जेड मिल गया, जेड पता है तो वी बाय जेड करंट आ जाएगा 20 एम्पियर। ऑलराइट, चल काफी आसान क्वेश्चन था, है ना, समझ में आ रहा है अब चीजें हमको, देख लो कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन करो फिर। एल दिया है, सी दिया है, सर्किट में ईएमएफ कितना है, एसी पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 50/π हर्ट्ज, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ कोर्स, ये आरएमएस करंट पूछा है, करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो 10/9, 10/√101, ऐसे 2-3 तरह के आंसर मिल रहे हैं मुझको इसके। सॉल्व करता हूँ मैं भी। आरएमएस करंट के लिए पहले जेड निकाल लेंगे, जेड के लिए एक्सएल और एक्सी चाहिए। तो एक्सएल तो ओमेगा एल होता है, ओमेगा कितना आएगा यहाँ पे, ओमेगा होगा 2πf, f इज 50/π, पाई से पाई कैंसिल, 100 आ गया, ओमेगा 100। तो ओमेगा इंटू एल करोगे तो इंडक्टर का रिएक्टेंस 100 ओम आ गया। कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्ससी वो था 1/ओमेगा इंटू सी, सी कितना दिया 1 मिली फैराड, 10⁻3, तो ये आ रहा है 10। ठीक है, बस अब एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, और देखो एक्सएल और एक्सी जब होते हैं सिर्फ आर तो दिया ही नहीं मैंने, तो आर के साथ होता था ये इक्वेशन। ठीक है, अब आर को अगर 0 रख दोगे, ये हटा दोगे यहाँ से, तो रूट ऑफ दिस आ जाएगा ना, मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी, व्हिच इज गोइंग टू बी 90 ओम हियर। बस जेड अगर 90 ओम है तो अब करंट आ जाएगा सर्किट में V/Z, जेड 90 तो 10/9 एम्पियर। आंसर सही है, बिल्कुल सही। काफी बच्चों को 10/9 दिख रहा है। चलो आया क्या क्वेश्चन अच्छे से। फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाला, ओमेगा से एक्सएल एक्सी निकाला, ठीक है, जेड निकाला, समझ में आ रहा है कैसे करा। यस, अब फेज में कौन आगे होगा बताओ इसके अंदर, करंट आगे होगा कि पोटेंशियल आगे होगा। फेज में करंट आगे होगा कि पोटेंशियल आगे होगा, पोटेंशियल आगे होगा। यस, एक्सएल बड़ा है ना, इंडक्टर चाहती है पोटेंशियल आगे रखना और कैपेसिटर चाहता है पोटेंशियल को पीछे रखना, क्योंकि एक्सएल बड़ा है तो डोमिनेट करेगा, पोटेंशियल आगे होगा। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं, मैं अगर इक्वेशन पूछना चाहूँ दोनों की, तो पोटेंशियल की इक्वेशन को आप लिख सकते हो, 100 वोल्ट है तो 100√2 पीक वैल्यू होगी इनटू साइन ओमेगा टी प्लस कुछ इनिशियल फेज मान लो डेल्टा था, प्लस वो 90 डिग्री आगे होगा, है ना, ओमेगा 100 आगे 100 चाहो तो रख दो, और करंट की इक्वेशन आ जाएगी 10/9 का इंटू √2 साइन 100t प्लस इनिशियल फेज। ये इक्वेशन होगी। अगर मैं चाहूँ इक्वेशन लिखना पोटेंशियल और करंट की, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। मैंने मान लिया यहाँ पर इक्वेशन लिखने में कि जो इनिशियल फेज था वो डेल्टा था, तो करंट डेल्टा फेज पे था इनिशियली, तो पोटेंशियल डेल्टा प्लस π/2 हो जाएगा। ये आ रही इक्वेशन समझ में। देखो सब इक्वेशन को डाउट, ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये। तो बस आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंडक्टर है, उधर बैटरी है, 1 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, स्विच पोजीशन 1 पे था, तो अमीटर की रीडिंग जो थी ना वो 5 एम्पीयर है स्टेडी स्टेट में। व्हेन स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, रीडिंग ऑफ अमीटर इज अगेन 5 एम्पीयर स्टेडी स्टेट, ऑफ कोर्स स्टेडी स्टेट में। ठीक है, फाइंड इंडक्टर इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, एल ऑफ इंडक्टर। करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, सोच समझ के करो जल्दी से। वो मैंने एकदम डाटा सेट करके नहीं दिया है, तो डाटा आंसर मतलब थोड़ा अजीब सा दिख सकता है। ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा। चलो, सम्यक का तो आंसर भी आ गया, वेरी गुड सम्यक। बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए।
चलो और कोई आंसर? शुरू में करंट 5 एम्पेयर है तो उससे कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या आपको? शुरू में करंट 5 एम्पेयर है तो उससे कुछ अजीब नहीं लगा? यस। नहीं नहीं, अमीटर में नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। हाँ, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। एक्चुअली जो इंडक्टर होती है ना, वो बहुत कम होता है कि आइडियल होती है। प्रैक्टिकली हर इंडक्टर को अपन किसी कॉपर वायर से बनाते हैं, तो प्रैक्टिकली हर इंडक्टर में ना थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकली, समझे? प्रैक्टिकली हर इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से शुरू में यहाँ पे 5 एम्पीयर का रीडिंग आ रही थी, बिकॉज इसके अंदर ही 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा, 1 ओम का इंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? इंडक्टर्स को अपन कॉपर वायर से बाइंड करके बनाते, और उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। दैट्स व्हाई हर इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, प्रैक्टिकली कम होता है तो अभी तक अपन निग्लेक्ट करके चल रहे थे, है ना? इस क्वेश्चन में उसको यूज करना है आपको। चलो, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तभी शुरू में 5 एम्पीयर का करंट था। अब वो 1 ओम का रेजिस्टेंस जब सर्किट इधर आ जाएगा, तो इसमें एक्सएल और आर दोनों है, और तुमको रीडिंग 5 एम्पीयर दिख रही है, तो सर्किट का जेड होना चाहिए वी। वी कितना था? 50 बाय करंट 10 ओम, वो होना चाहिए रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर हमको समझ में आ गया था, इंडक्टर में 1 ओम का है, तो यहाँ से एक्सएल समझ में आ गया। देखो एक्सएल कितना आ गया? 100 माइनस 1 का रूट, दैट इज रूट 99, है ना? 3 रूट 11, ये आ गया एक्सएल। और एक्सएल होना चाहिए ओमेगा इंटू एल, ओमेगा तो दिया है 2, तो 2 इंटू एल इज रूट 2, 3 इंटू 11, तो एल आ गया 3/2 रूट 11। एंड बोलो, आ रहा है समझ में? देखो सभी बच्चे अच्छे से, वाह, सम्यक का बिल्कुल सही। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से चेक करो। जेड कैसे निकाला? जेड बी अपॉन आई। एसी सर्किट में जो वी है वो 50 वोल्ट है, यहाँ जो करंट क्वेश्चन में दे दिया वो 5 एम्पियर है, तो वी अपॉन आई जेड होना चाहिए सर्किट का। ठीक है, चलो ये अच्छे से देख लो, लिख लो, क्वेश्चन समझ जाओ अच्छे से, इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछो। और एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर, सर्किट में अगर इंडक्टर डोमिनेट करती है ना, तो वो पोटेंशियल को आगे रखना चाहती है। इंडक्टर में करंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल आगे होता है, और कैपेसिटर में करंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल पीछे होता है। अगर सर्किट में ओवरऑल पोटेंशियल करंट से आगे हो जाए तो अपन बोलते हैं सर्किट है ना इंडक्टिव है, और अगर पोटेंशियल करंट से पीछे हो जाए तो अपन बोलते हैं सर्किट कैपेसिटिव है। समझिए क्या बात? ये कुछ लैंग्वेज है, मतलब बोलचाल भाषा में यूज करते हैं अपन कि सर्किट इज कैपेसिटिव या सर्किट इज इंडक्टिव, तो इसका मतलब क्या वो समझा हमने। चलो, हमें बोल रहा है सर पर आर सर्किट में कैसे है सेकंड पोजीशन में। अब इंडक्टर के अंदर ही बेटा रेजिस्टेंस है ना, तो जब स्विच यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, स्विच यहाँ आ जाएगा, तो इस सर्किट के अंदर ये रेजिस्टर और इंडक्टर का इंडक्टेंस दोनों चीज हो जाएगी, हमें, है ना? इंडक्टर के अंदर ही रेजिस्टेंस था, इंडक्टर कॉपर वायर से बनाई थी और वायर के अंदर ही रेजिस्टेंस था। हमें समझ में आ रहा है क्या? ओके, चलो ये छोटा सा पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखो, हमने अभी तक है ना सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा, पैरेलल नहीं पढ़ा, तो एक बार पैरेलल को भी थोड़ा सा समझते, पैरेलल एलसीआर पे स्टार्ट करते। ठीक है, तो लिखो पैरेलल एलसीआर। पैरेलल वैसे तो हमारे कोर्स में ऐसा लिखा तो है नहीं, लेकिन यार मेंस में मैंने देखा है क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए अपन पैरेलल पढ़ रहे हैं, और बहुत इजी है, ऐसा कोई खास ज्यादा फर्क नहीं रहता पैरेलल और सीरीज में। कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस है तो समझेंगे अपन क्या डिफरेंसेस है। देखो,
आवाज कम हो गई। एक मिनट, सहज बोल रहा है स्टेटमेंट एक बार फिर से बता दो, तो स्टेटमेंट फिर से बताता हूँ मैं, चलिए एक बार देख लो। साउंड साउंड तो ठीक है, माय वॉइस इज क्लियर। हेलो, यस, अच्छा, सही है, बच्चे बोल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अब बताओ। बढ़ गई वापस, ओके, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, हाँ वैभव, ये बिल्कुल सही चीज पकड़ी आपने। दिस इज कॉल्ड विंडो ब्लूटूथ एरर। हाँ, तो विंडोज में ये होता ही है, ये बिल्कुल सही है। बंद करके चालू करो तो अपना हो जाता है। ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन होते हैं ना, ये विंडोज के साथ ढंग से काम नहीं करते। ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, तो मुझे भी रिसेंटली पता चला था। चलो आगे। इफ वोल्टेज लीड्स इन द सर्किट देन करंट। सर्किट में करंट के फेज के कंपेयर में वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है, करंट के फेज से वोल्टेज का फेजर आगे है, तो सर्किट में इंडक्टर डोमिनेट कर रही होगी। हम बोलते हैं सर्किट इंडक्टिव है, क्योंकि इंडक्टर चाहती है ना पोटेंशियल को पाई बाय 2 फेज आगे रखना। तो अगर सर्किट में ऐसा हो जाए कि पोटेंशियल फेज में आगे है, कितने भी फेज से आगे, 90 डिग्री जरूरी नहीं है, बस फेज में आगे, तो हम बोलते हैं कि सर्किट इज इंडक्टिव। और अगर पोटेंशियल पीछे हो तो बोल देते हैं कैपेसिटिव, क्योंकि कैपेसिटर में पोटेंशियल पीछे होता है करंट से। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है, ये याद रखना है। सर्किट इंडक्टिव का मतलब क्या होता है ये तो इसे याद होना चाहिए, या कैपेसिटिव का मतलब क्या होता है। चलो, अब ये स्टेटमेंट क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब अपन पैरेलल एलसीआर सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज के अपन ने आज कुछ क्वेश्चन वगैरह देखे। पूरा तुम्हारा जो बिगिनर बॉक्स 2 है वो पूरा हो जाएगा, है ना। उसमें पैरेलल का कुछ है ही नहीं, तो बाकी सब क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो अब अपन अभी पैरेलल पढ़ लेते हैं। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों को पैरेलल में एक ही पोटेंशियल से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में इन तीनों के अक्रॉस तीनों में करंट सेम था। अब पोटेंशियल यहाँ पे तीनों में सेम है, तीनों में करंट अलग अलग आएगा, करंट अलग अलग आएगा। रजिस्टर में कुछ अलग करंट होगा, इंडक्टर में अलग करंट होगा, कैपेसिटर में अलग करंट होगा। हमने पिछली बार पोटेंशियल का सम करके नेट पोटेंशियल निकाला था, अब की बार करंट का सम करके नेट करंट निकालेंगे। सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो लगाया वो वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर ये पोटेंशियल है कैपेसिटर का, कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्सी है, ये एक्सएल है, ये आर है। तीनों का करंट आप आसानी से लिख सकते हो। आई आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट इंटू आर, सॉरी वी नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के फेज में रजिस्टर में करंट आता है। इंडक्टर में करंट पीछे होता है, पोटेंशियल आगे होता है। तो इंडक्टर का जो करंट होना चाहिए वो लिखोगे आई नॉट बाय वी नॉट बाय एक्सएल, और फेज में से पीछे कर दोगे, क्योंकि पोटेंशियल आगे, करंट पीछे। और कैपेसिटर में आई सी वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन एक्स सी, और वो फेज में करंट आगे को आगे कटेगा। चलो, तो हमने बेसिक जो पढ़ा था वहां से हमें पता था कि रजिस्टर में पोटेंशियल करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में पोटेंशियल आगे, करंट पीछे होता है, तो करंट को फेज में पीछे कर दिया। कैपेसिटर में करंट आगे, पोटेंशियल पीछे होता है, करंट आगे होता है, तो करंट को फेज में आगे कर दिया। और क्या पीक वैल्यूज और करंट की पीक वैल्यू, पोटेंशियल की पीक वैल्यू में रिलेशन है वो भी हमको पता था। पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू यहाँ अगर वी नॉट है तो वी नॉट बाय आर करंट की पीक वैल्यू होगी। इंडक्टर के लिए वी नॉट बाय एक्सएल होगा, कैपेसिटर के लिए वी नॉट बाय एक्ससी होगा। तो ये अपन को बेसिक जो आता है उससे हमने लिख दिया। इसमें कोई भी डाउट, यहाँ कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलो, है ना। अब तीनों करंट को ऐड करोगे तो नेट करंट मिल जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। केसीएल से बाय केसीएल। अब हम तो थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉमन ले लो, वी नॉट बाय एक्सएल, यहाँ पर आ जाएगा अंदर कॉस ओमेगा टी, यहाँ हो जाएगा वी नॉट बाय एक्ससी,
cos ओमेगा टी। तीनों को ऐड करो, V नॉट तीनों में कॉमन है तो नेट करंट V नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/r sin ओमेगा टी प्लस 1/xc माइनस 1/xl इंटू cos ओमेगा टी। आपको समझ में आ रहा होगा इसके आगे में क्या करने वाला हूँ। वन अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b बाय, तो b बाय a। ये उधर जो पुराना से लिखे हुए बता देता हूँ। b इज 1/xc माइनस 1/xl अपॉन 1/r। ठीक है, ये आ गया हमारे पास करंट की इक्वेशन। तो करंट की इक्वेशन कुछ इस तरह की है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फेज। तो ये आई नॉट क्या दिख रहा है, आई नॉट दिख रहा है वी नॉट अपॉन v बाय आर। आर रेजिस्टेंस नीचे होता है और रेजिस्टेंस जो नीचे है वो क्या है, रूट ओवर 1/r का स्क्वायर। रेजिस्टेंस एक्चुअली ऊपर था ना, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दो तो v नॉट इक्वल टू हो गया आई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन, एक काम करते रुको उसको अच्छे से लिखते, आई नॉट हो गया हमारे पास v नॉट अपॉन v नॉट इंटू 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का स्क्वायर। तो एक चीज सोचो, v इक्वल टू क्या होता है, i इंटू r होता है। यहाँ r मतलब यहाँ z जैसा होना चाहिए था, इधर z जैसी चीज होना चाहिए थी, है ना। और v के इंटू में जो होता है वो तो 1/z होता था, याद करो। v के इंटू में 1/z, v बाय z करंट होता है, बट i इक्वल टू v बाय z हमने पढ़ा था, तो ये 1/z जैसी चीज लग रही है। समझ में आ रहा है क्या आपको, i इक्वल टू v बाय r लिखते थे ना अपन, तो 1/r जैसी चीज है ये। ठीक है, तो यहां से हमने कंपेयर करके, यहाँ से कंपेयर करके हमको समझ में आया कि सर्किट का जो इम्पीडेंस उसका इनवर्स की वैल्यू हमें मिल रही है, वो आ रहा है रूट ओवर 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का स्क्वायर, ये मिल रहा। और फेज डिफरेंस तो दिख ही रहा है आपको, एंड tan फाई वो हो रहा है 1/xc माइनस 1/xl अपॉन 1/r। अब की बार हमारा जो करंट है वो देखो फेज में आगे, करंट फेज में आगे। तो करंट कितना फेज आगे है, करंट को आगे कौन रखता है फेज में, कैपेसिटर, इसलिए एक्सी पहले आ गया। पिछली बार अपन ने देखा था पोटेंशियल कितना फेज आगे है, तो पोटेंशियल कितना फेज आगे है उसको लिखने की इक्वेशन में हमारा एक्सएल पहले आएगा। यहाँ एक्सी पहले आ रहा है क्योंकि एक्सी करंट को आगे करता है, पोटेंशियल को पीछे करता है, तो इसलिए एक्सी माइनस एक्सएल 1/xc माइनस 1/xl अपॉन 1/r, ये फेज डिफरेंस की इक्वेशन आ रही है। और सब कुछ इन्वर्स में आ रहा है, क्यों आ रहा है इन्वर्स में, पैरेलल में इन्वर्स में होता है, याद करो। पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, तो ये ऐसे ही लग रहा है 1/z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/z1 1/z2। यहाँ पे ये दोनों पिछली बार भी अपोजिट 90 डिग्री फेज डिफरेंस में थे, तो इस तरह से ऐड हुए, अभी भी ऐसे ऐड हो गए। आ रहा है क्या पैरेलल में रिलेशन समझ में z का, बहुत सारी एनालॉजीज बन रही है ना। यस, तो पैरेलल में हमने इफेक्टिव z क्या होता है वो भी निकाल दिया, फेज डिफरेंस वगैरह सब निकाल दिया। इसको अपन फेजर से भी कर सकते थे, फेजर से भी कर सकते थे, पोटेंशियल का फेज कॉमन रखते, करंट के अलग अलग कर देते, फेजर से भी कर सकते थे। पोटेंशियल का फेजर मान लीजिए मैंने ये बनाया, रजिस्टर में करंट सेम फेज में होगा, इंडक्टर में करंट का फेज पीछे होगा पोटेंशियल के कंपेयर में, कैपेसिटर में पोटेंशियल के कंपेयर में करंट आगे होता है। ठीक है, अब करंट का रिजल्टेंट फेजर आएगा इस तरफ, और इस करंट के फेजर का IR के साथ रिजल्टेंट कर दो तो नेट करंट आ जाएगा,
है ना। नेट करंट कितने एंगल वगैरह पे सब समझ में आ रहा है यहाँ पे। ये आई नॉट क्या होगा, ये होगा वी नॉट बाय एक्सी, ये होगा वी नॉट बाय एक्सएल, और ये था वी नॉट बाय आर। वी नॉट बाहर ले लो तो 1/r का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय, ये पूरा सेम चीज बन रही है फेजर से। सेम अपन फेजर से भी 100% लिख सकते हैं। अरे तब सहज बोल रहा है 10 की वैल्यू कैसे आई, ये समझ नहीं आई। और 10 की वैल्यू कैसे आ गई, ये देखो ना tan इनवर्स फेज एंगल, हमको ये एंगल दिख रहा है, तो tan फाई क्या होगा, x 1/xc माइनस 1/xl बाय r। हमने वो इक्वेशन लगाई ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस tan इनवर्स b बाय b अपॉन a। b में ये दिख रहा है, a में ये दिख रहा है। आया क्या ये? ओके चलो अच्छे से देख लो, नोट कर लीजिए। हाँ 2 मिनट नोट कर लीजिए अच्छे से सब कुछ। पैरेलल ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, सीरीज के ज्यादा आते हैं, पर पैरेलल है तो इतना इजी, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चलो क्या नोट हो चुका है क्या अब? यस ओके ठीक है, तो हमने ये पैरेलल एलसीआर भी पढ़ लिया। अब एक आपको एक चीज और बताते हैं अपन। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है सबने? यस अच्छा नहीं पढ़ा अभी? ओ ओके 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 ओके, कुछ तो पढ़ा होगा ना कॉम्प्लेक्स, 11th में पढ़ा है। अच्छा कॉम्प्लेक्स में भी तो आप इक्वेशंस लिख सकते हो ना चीजों की, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आती होगी कॉम्प्लेक्स में कि नहीं आती? नहीं आती? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख सकते हैं z इक्वल टू z का रियल पार्ट प्लस i टाइम इमेजिनरी पार्ट, है ना। हाँ तो रियल, हाँ वो पोलर, अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट भी आता है ठीक है। तो ये जो तरीका होता है लिखने का, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक्स आई प्लस वाई जे वैक्टर को अपन लिखते हैं ना, वैसे कुछ लिखा है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इज लाइक एक्स एक्सिस पे वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट इज लाइक वाई एक्सिस पे वैल्यू, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इमेजिनरी पार्ट वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 2D के वेक्टर, 2 डायमेंशनल प्लेन के वेक्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बच्चे बोल रहे हैं यस ओके बहुत बढ़िया ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में जब लिखते हैं अपन, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख सकते हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड इनटू ई टू द पावर आई थीटा, फिर थीटा उसका वो है एंगल बोलते हैं शायद उसको, क्या बोलते हैं उसको, आर्गन प्लेन में एंगल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, हाँ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सिद्धेश बोल रहा है आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये पता है आपको, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो शायद ये तो पढ़ा होगा कि z इक्वल टू होता है उसका मॉड इनटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो पढ़ा है, ये पढ़ा है। यस ये श्रद्धा ने बोल रहा है नहीं पढ़ा, ऐसा कैसे हो गया, कुछ नो बोल रहे कुछ यस बोल रहे, ऐसा कैसे हो रहा है?
सर डमी वालों ने नहीं पढ़ा 11th में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, चलो शांति रखो फिर। अब कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा आपने तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, शायद देखो आपको कुछ शायद समझ में आए। एक बार ट्राई करते हैं, अपने पास 2-4 मिनट है, कोशिश करते हैं। ये तो आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, और क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड को? ये तो आर्ग्यूमेंट होता था एंगल, और इसको नाम क्या देते थे अपन? और चलो जो भी बोलते थे, मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, है ना, दो चीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख देते हैं। और e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा, ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो e टू द पावर आई थीटा मैंने मल्टीप्लाई करा है ना। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू, उसकी मॉड की वैल्यू इंटू e टू द पावर आई थीटा है। मैं इसमें e की पावर आई पाई बाय 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूं, e की पावर आई पाई बाय 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो z इंटू ई की पावर आई पाई बाय 2, ये हो जाएगा मॉड z इंटू ई टू द पावर आई थीटा प्लस पाई बाय 2। ये तो समझ में आ रहा होगा, हाँ, है ना। तो आई और मॉड z इंटू ई की पावर आई थीटा, ये होता है कि मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसकी लेंथ है मॉड z, और एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, रियल एक्सिस से एंगल थीटा है। तो रियल एक्सिस में इसका कंपोनेंट cos थीटा, और इमेजिनरी एक्सिस में इसका कंपोनेंट sin थीटा, है ना। एक वेक्टर जो ओरिजिन से थीटा एंगल पर है, जिसका मैग्नीट्यूड लेंथ मॉड z है, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर आई पाई बाय 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, e की पावर आई पाई बाय 2 में मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो 90 डिग्री घूम जाता है। देखो यहाँ थीटा प्लस पाई बाय 2 आ गया ना, मतलब 90 डिग्री घूम जाता है, 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, चलो। तो हमारे पास जो इंडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंस है, जो रिएक्टेंस है वो यही काम करती है एक तरह से। हम अगर B इक्वल टू आई आर लिखे, करंट में मैं जब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करता हूँ तो रेजिस्टेंस जीरो फेज डिफरेंस क्रिएट करता है पोटेंशियल और करंट में, रजिस्टर पोटेंशियल और करंट में जीरो फेज डिफरेंस क्रिएट करता है। पर जो इंडक्टर होती है वो पोटेंशियल और करंट में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट करती है। इंडक्टर जो होती है वो पोटेंशियल और करंट में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट करती है। करंट में मैं जब पाई बाय 2 एंगल बढ़ा दूं तो पोटेंशियल का फेज आता है। करंट और पोटेंशियल में, इंडक्टर में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। और याद करो हम V इक्वल टू आई आर लिखते हैं। किसी इंडक्टर के लिए मैं लिखता हूँ इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, वो उससे फ्लो करने वाला करंट इंटू एक्सेल, ऐसा लिखते हैं मैग्नीट्यूड में। और हमें ये भी पता है कि ये VL जो होता है वो करंट से 90 डिग्री फेज में आगे हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? इंडक्टर का पोटेंशियल इंडक्टर के करंट से 90 डिग्री फेज में बढ़ जाता है, और पोटेंशियल करंट में मैं एक्सेल मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलता है मुझको। अच्छा, करंट के फेजर में फिर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? करंट के फेजर को मैं 90 डिग्री घुमाना चाहता हूं, तो उसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर आई पाई बाय 2, 90 डिग्री घूम जाएगा वो आगे। करंट के फेजर में e की पावर आई पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 डिग्री आगे घूम जाएगा, है ना। और एक्सेल मल्टीप्लाई करेंगे आई में तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आता है, या उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी। करंट की पीक वैल्यू इंटू एक्सेल करो तो पोटेंशियल की पीक वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पोटेंशियल की पीक वैल्यू निकालने के लिए करंट की पीक वैल्यू में एक्सेल मल्टीप्लाई करना है, फेज निकालने के लिए आई पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री घुमाना है। तो एक काम करो ना, इंडक्टर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मान लो। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट करके अपन को डायरेक्ट एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। इंडक्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मान लेंगे अपन तो डायरेक्ट दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। और e टू द पावर आई पाई बाय 2, दिस इज आयोटा। e to the power I pi by 2 is cos pi by 2 plus I sin pi by 2, this is iota। तो इंडक्टर को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मान लूं, इंडक्टर का एक्सेल इंटू आई मान लूं, तो एक्सेल इंटू आई को जब आई में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री फेज में पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो बस। अब
अब क्या करेंगे अपन, रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो रियल नंबर होता है, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन उसको माइनस में लेंगे क्योंकि वो पोटेंशियल को पीछे भेज देता है, वो पोटेंशियल को पीछे भेज देता है ना, वो पोटेंशियल को पीछे भेज देता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लीज, है ना। रजिस्टर का रेजिस्टेंस रियल लेंगे अपन, क्योंकि V इक्वल टू आई आर में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। इंडक्टर का इंडक्टेंस को अपन ने आई आई एक्सएल आई ले लिया, क्यों, क्योंकि करंट को π/2 फेज से आगे बढ़ा देता है पोटेंशियल, इंडक्टर का इंडक्टेंस करंट से पोटेंशियल को आगे बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देना मतलब आयोटा मल्टीप्लाई कर देना, e की पावर आई π/2 मल्टीप्लाई कर देना, और कैपेसिटर पोटेंशियल को पीछे भेज देता है, पीछे भेजने के लिए उसको माइनस आयोटा ले लिया मैंने, है ना। चलो, हाँ तो अभी एक बार चीज समझ लो फिर नोट वोट कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों के रिएक्टेंस, इन तीनों के जो रेजिस्टेंसेस है उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में ले लूं, अब तीन चीजें पैरेलल में होती है, तीन चीजें जब पैरेलल में होती है तो हमने पढ़ा है 1/r इक्विवेलेंट, जिसको हम यहाँ 1/z बोल रहे हैं, वो होता है इनके इनवर्स का एडिशन 1/r प्लस 1/xli प्लस 1/-xci, ऐसे ही करेंगे ना। तीन चीजें पैरेलल में है तो इन तीनों का इनवर्स का एडिशन करके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है मुझको, ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आया 1/z इज 1/r प्लस, इन दोनों में आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में आयोटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा बाय एक्सी, ये हो जाएगा माइनस 1/xl इंटू आयोटा, ये आयोटा कॉमन ले लो, ठीक है। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और ऊपर का आयोटा यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करा, आयोटा स्क्वायर -1 और -+1 हो गया, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि z का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालू तो हो जाएगा 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xl xc माइनस 1/xl का स्क्वायर, ठीक है। और जब v/z करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली फेज में एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला टर्म v वाली इक्वेशन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेज में एडजस्ट हो जाएगा। फेज डिफरेंस हमको इसलिए क्या है, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इतना अच्छे से फ्लो में नहीं बता पा रहा उसको, अगर कॉम्प्लेक्स पढ़ा होता ना तो मुझे हिंट देना पड़ती और सब आ जाता। चलो तो एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाली चीज अभी छोड़ते हैं अपन, कब आएगा आपका मैथ्स में कॉम्प्लेक्स, कब होगा, नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है। तो बस कॉम्प्लेक्स जब पढ़ लो ना उसके बाद मुझे जरूर बताना, तो मैं आपको फिर ये वाली चीज वापस से कॉम्प्लेक्स वाली चीज वापस से मतलब मुझे बताना ही नहीं पड़ेगी, सही बोलूं, इतना मैंने आपको जितना आइडिया दी थी ना इससे खुद को तुमको आ जाएगा, मुझे कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा। आप जब मैथ्स में पढ़ लोगे ना कॉम्प्लेक्स तो तुम्हें खुद को दिखने लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम है ना वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब ये चीज तुम सीख जाओगे मैथ्स में तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं है। फेजर क्या होते हैं, ये फेजर रोटेटिंग वेक्टर, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर से शो कर दिया, और जो रिएक्टेंस है वो एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस इज कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस, तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस क्या करता है, फेज में भी आगे बढ़ा देता है पोटेंशियल को, आगे या पीछे कर देता है, तो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। हाँ सर प्लीज मेरा डाउट क्लियर करें, अंशुल क्या डाउट है अंशुल का, पोटेंशियल को आगे करना और करंट को पीछे करना एक ही बात है क्या फेज में, हाँ भाई, करंट के कंपेयर में पोटेंशियल आगे कर दिया या पोटेंशियल के कंपेयर में करंट पीछे कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। चलो ओके, तो अभी अभी अपन नहीं करते इसको, अपन यहीं रुकते हैं, है ना। नेक्स्ट जब भी आप पढ़ लोगे उसके बाद मुझे बताना तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। आज अपन ने सीरीज पैरेलल एलसीआर सर्किट सब देख लिए, अब आपका बिगिनर बॉक्स 2 पूरा हो जाएगा। अब देखो हमारा बच्चा क्या है,
हाँ मतलब अभी तक मेरे को ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा हो। ये एसी चैप्टर जब भी आया है ना, बच्चों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया होता है। हो सकता है इस साल कुछ ऐसा हो गया कि मैथ्स में कुछ ऑर्डर चेंज कर लिया होगा। ठीक है, चलो तो बिगिनर बॉक्स 200% हो जाएगा, वो करके लाओ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़कर आना। पावर इन एसी सर्किट, सब छोटे छोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये करने वाले हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एसी अपना खत्म हो चुका है, देखो तुम इसके इलस्ट्रेशन वगैरह सब चालू कर देना करना। एसी का पूरा एक्सरसाइज वगैरह सब स्टार्ट कर दो करना। ठीक है, मतलब मुझे थ्योरी थ्योरी बताना है, एक लेक्चर करीब लगेगा मुझे। रेजोनेंस समझाना है, एक लेक्चर के अंदर अंदर हो जाएगा। पावर बताना है, वो भी हो जाएगा। चोक कॉइल भी हो जाएगी। तो जितनी चीजें अपनी बची है सिर्फ एक लेक्चर की बची है, इसके अलावा अपना एसी फिनिश। ठीक है, ईएमआई के सॉल्यूशन मैंने सर से बोला है, जो सर देने वाले हैं, तो वो आज देखो आज दे देते हैं क्या, है ना। इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। और ईएमआई के सॉल्यूशन का तो बता ही दिया मैंने। सर वेडनेसडे को ईएमआई की क्वेश्चन बैंक करेंगे क्या? हाँ, वेडनेसडे को ईएमआई का अपन 1 2 3 4 क्वेश्चन बैंक ये सब कर लेंगे। ठीक है, तो हम बोल रहा है ये कैसा चैप्टर था। हाँ, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, पेपर भी है, पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो और कोई डाउट? और बच्चे ऑफलाइन के बारे में भी पूछ रहे हैं। देखो ऑफलाइन के बारे में भी आपको बता देता हूं मैं कि ऑफलाइन अभी हम एलन में लीडर बच्चों की, लीडर मतलब जो ड्रॉप लेते हैं, उन बच्चों की स्टार्ट करी है। तो देखते हैं कैसा होता है, हो सकता है आपकी भी ऑफलाइन हो जाए, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो आपको हम बता देंगे, है ना। ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। और ऑफलाइन चालू भी करेंगे तो वो कुछ ऐसा करा है अभी अभी जो लीडर बच्चों की चालू करी वो ऐसा करा है कि वही क्लास ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों है ना, मतलब एक ही क्लास है। तो उसमें कुछ कोर्स में मिसमैच नहीं, टीचर में कोई मिसमैच नहीं, सेम वही चीज ऑनलाइन भी है, वही चीज ऑफलाइन भी, कुछ इस तरह से चालू करें। ठीक है, हाँ मतलब आपको कोई कंपल्शन नहीं कि ऑफलाइन आना ही है ना। अभी आप टेंशन मत लो, कोई भी जो भी होगा आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, और एसी वगैरह कंप्लीट करने के बाद, एसी के बाद अपन मॉडर्न करेंगे, ऑप्टिक्स भी करेंगे, मॉडर्न करेंगे। तो अभी वो भी टेंशन मत लो कि जिन्होंने मॉडर्न ऑप्टिक्स पढ़ लिया था उनका क्या, अभी अपन मॉडर्न करने वाले, है ना। चलो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।